बात जब वसीयत के ऊपर आता है तब सबसे पहला सवाल मन में आता है कि वसीयत खारिज हो जाए तो, वसीयत का वैलिडिटी के ऊपर अगर कोई सवाल उठाया जाता है तो। मैं 27 साल की एक बच्ची हूँ, क्या मैं वसीयत लिख सकती हूँ? अगर लिखना भी है मुझे, कैसे लिखे? सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है, अगर आप सब कुछ कानून में जो लिखा गया है उसको फॉलो करते हुए, मानते हुए अगर वसीयत लिखते हो तो कोई भी उस वसीयत को चैलेंज नहीं कर सकता, उसको खारिज नहीं कर सकता। विल ये डिक्टेट करेगा कि कौन मेरे प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, लेकिन ये हमारी गलती है। मान लीजिए ये हमारी ही लापरवाही है कि कानून हम लोगों को पता नहीं है या फिर जानने की कोशिश नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, आपका वसीयत चैलेंज हो जाता है, उसको अल्टीमेटली इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। और रिसेंटली 17 जुलाई 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक रजिस्टर्ड विल को इनवैलिड करार दिया है। अब क्या है ये चीज, चलिए जानते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान। मिशन एक कानून को इतना ज्यादा इजी बना देने का कि एक 10 साल का बच्चा भी कानून समझ पाए। गुरदयाल सिंह वर्सेस जयगीर कौर, सिविल अपील नंबर 3505-3510/2010। डेट ऑफ ऑर्डर 17 जुलाई 2025। फैक्ट्स ऑफ द केस। मामले की पृष्ठभूमि में 3 लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। पहला, एक आदमी जिनका नाम है माया सिंह, इन्होंने विल लिखी थी। इसके मौत के बाद इसके भतीजे, जिसके द्वारा केस फाइल किया गया है, जिसका नाम है गुरदयाल सिंह, नेफ्यू था ये माया सिंह का। और इसके बाद आता है पिक्चर में जयगीर कौर। ये औरत अपने आप को माया सिंह का वाइफ के हिसाब से दावा करा था, लेकिन इस भतीजे ने यह भी कहा कि जयगीर कौर माया सिंह की असल पत्नी नहीं थी। लेकिन जयगीर कौर माया सिंह की पत्नी होने का दावा कर रही थी और उसकी संपत्ति पर अपना हक जताती थी। लेकिन उस विल में माया सिंह ने जयगीर कौर का नाम तक नहीं लिखा था और ये नेफ्यू विल के जरिए प्रॉपर्टी के ऊपर हक मांग रहा था। लेकिन भतीजा का कहना यह था कि माया सिंह ने सब कुछ वसीयत के जरिए मेरे नाम पर करके गए हैं। और फिर क्या, ये दोनों के बीच कोर्ट केस का बैटल शुरू हो जाता है। यहीं पर मैटर ट्रायल कोर्ट में जाता है। ट्रायल कोर्ट का कहना यह था, विल तो बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली रजिस्टर्ड विल है, तो इसके हिसाब से संपत्ति गुरदयाल सिंह के पास ही जाना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट में जब मैटर पहुंचता है, जजमेंट को रिवर्स कर दिया जाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट पर कहते हैं कि ये सही विल नहीं है, यहाँ पर नेचुरल लीगल एयर। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिए, नेचुरल लीगल एयर मतलब क्या? अगर मैं विल बनाती हूँ, अगर मेरा कोई बच्चा है तो वो नेचुरल लीगल एयर होगा। लेकिन अगर मैं उसको बाईपास करके कोई दूर के मौसी के चाचे की लड़का जो है उसको मैं संपत्ति दे देती हूँ, तो क्या सस्पिशियस सिचुएशन यानी कि डाउटफुल सिचुएशन पैदा करेगा कि नहीं? तो मेरा जो एग्जैक्ट नेक्स्ट जनरेशन है उसको ही नेचुरल लीगल एयर कहा जाएगा। तो यहाँ पर क्या, पति के बाद पत्नी, लेकिन पत्नी को छोड़ करके कोई नेफ्यू, भतीजे को कोई प्रॉपर्टी क्यों देगा भला? That was the question before Honorable Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने एक आई ओपनिंग जजमेंट सुनाया। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको ब्रेक करके समझाती हूँ। जहां पर नेचुरल लीगल एयर को प्रॉपर्टी नहीं दिया जा रहा है, उस परिस्थिति में सिर्फ ये फैक्ट ही विल को इनवैलिड करार नहीं दे देता है। हाँ, ये भले ही एक डाउटफुल डूबियस सिचुएशन हो सकता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन, हर एक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को लाइट में लेकर के सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद ही ये बोला जा सकता है कि विल वैलिड था कि नहीं, विल का एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हुई थी कि नहीं। नंबर 2, ट्रायल कोर्ट के द्वारा ये जो घोषित किया गया, ये विल एब्सोल्युटली वैलिड जेन्युइन विल है। इसके पीछे जो रीजन बताया गया, 16/5/1991 को जो विल बनाई गई थी, भतीजा का जो क्लेम है विल के हिसाब से वो प्रॉपर्टी का मालिक है, ये दावा बिल्कुल सही है। विल के ऊपर आधार करके वो एक लॉफुल ओनर बन चुका है। किसी एक को संपत्ति से बेदखल कर देना, उसको डिप्राइव करना, उसका कोई जिक्र भी ना करके विल पर, जैसे कि यहाँ पर जयगीर कौर को किया गया। वाइफ के बारे में विल पर कुछ भी नहीं लिखा गया है, वाइफ को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से इनकार किया जा रहा है। उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा ना देना सिर्फ ये कारण कोई विल को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करता है। तो भतीजा प्रॉपर्टी का मालिक है,
विल बिल्कुल सही है। देखिए ऑन रिकॉर्ड पेज नंबर 2, 3, 4, 9, 10, 12 ये सारे पेजेस को आप रेफर कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए। तीसरी पॉइंट पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको हम लोग समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को नोट किया। सबसे पहले, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि पति और पत्नी के रिश्तों में बहुत ज्यादा खटास है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ऐसा कोई एविडेंस ला करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि एक बिटर रिलेशनशिप को दर्शाता है। पति पत्नी को नॉमिनेट किया था कि पति का जो पेंशन है वो वाइफ रिसीव करेगा। आप ही बताओ, जहां पर रिश्तों में खटास है, क्या कोई मेंशन करेगा यानी कि नॉमिनेट करेगा पेंशन रिसीव करने के लिए? लेकिन यहाँ पर पेंशन रिसीव करने के लिए नॉमिनेट किया गया था। लेकिन वसीयत में जब जायदाद के बारे में बात आती है तब कोई भी जिक्र नहीं किया गया है विल में। ऐसा क्यों? ये अपने आप में ये डाउट पैदा करता है कि वसीयत जेन्युइन है भी या फिर नहीं। तो मियाँ बीवी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेंशन रिसीव करने के लिए नॉमिनेट हुई है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि दोनों के बीच में रिश्ता सही था। जागीर कौर लीगली वेडेड वाइफ थी माया सिंह की। तो आखिरकार किसी को संपत्ति से बेदखल करने का कारण क्या है? अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बारी। हर एक चीज के पीछे कारण होना चाहिए, है ना? तो कारण कुछ नहीं मिला यहाँ पर वैलिड। फिर जाकर के कोर्ट ने कहा जब आप विल बनाते हो ना तब आप नेचुरल सक्सेशन का जो प्रोसेस है उसको कट कर देते हो। मतलब कि अगर कोई पिता का डेथ हुआ है तो लड़का लड़की पत्नी जो जीवित है उनके पास प्रॉपर्टी चला जाएगा। ये जो प्रोसेस है आप इसको कट कर देते हो। वसीयत अब लिख रहे हो, मतलब आप अपने हिसाब से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए कंट्रोल ले रहे हो। तो टेस्टामेंटरी सक्सेशन एंड इंटेस्टेड सक्सेशन। टेस्टामेंटरी सक्सेशन यानी कि जहां पर कोई इंसान विल बना करके गुजर गया है, और इंटेस्टेड सक्सेशन यानी कि जहां पर कोई भी विल मौजूद नहीं है। नेचुरल कानून में जो चीज बताया गया है बाय डिफॉल्ट वो अप्लाई हो जाएगा, उसके हिसाब से ही संपत्ति आगे हस्तांतर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर विल मौजूद है, मतलब विल के हिसाब से काम होगा। फाइनली कोर्ट ने बोला तो यहाँ पर कोई ऐसा रीजन नहीं मिला कि अपने पत्नी को कोई इंसान आखिरकार क्यों बिना कोई रीजन बता करके प्रॉपर्टी से बेदखल करेगा। तो यहीं पर हम लोग का ये ऑब्जर्वेशन है, ये पर्टिकुलर विल एक जेन्युइन विल नहीं है। हो सकता है प्रेशर क्रिएट करके गलत तरीके से उनके द्वारा वसीयत को लिखवा लिया गया हो। वॉलंटरीली यहाँ पर विल को नहीं लिखा गया है। फ्री डिस्पोजिंग माइंड टेस्टेटर का नहीं था वसीयत लिखने के वक्त, और ये कहते हुए विल को खारिज कर देते हैं, इनवैलिड करार दे देते हैं। एटलीस्ट कारण बता करके किसी को प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहिए था ना, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। और यही पर्टिकुलर पॉइंट एक डाउट पैदा कर रहा है मन में, विल आखिरकार वैलिड था कि नहीं था, सही से लिखवाया गया था कि नहीं गया था, वॉलंटरीली यानी कि अपने स्व इच्छा से विल को लिखा गया था कि नहीं था, ऐसा सवालों का उत्पन्न कर रहा था। पेज नंबर्स 1, 3, 8, 9, 10, 14 अब रेफर कर सकते हो इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का। और कोर्ट ने जागीर कौर को डिक्लेयर किया ओनर के रूप में, पोजीशन उनको हैंड ओवर कर दिया गया। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वसीयत के ऊपर मेरा ये प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, बहुत कुछ जानने को मिलेगा।